नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलित्र से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके यूनिट 4 के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कुछ वेव फंक्शंस आपको याद रखने होंगे और जो कुछ बेसिक्स हैं उसके अनुरूप जो है कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें बन सकते हैं। कई प्रकार के न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी रहती है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, परंतु आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस को निश्चित रूप से करना है। जैसे मूल अवस्था में जो तरंग फलन होता है वो किस प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना होगा। इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। psi0 x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई रेज टू 1/4 e रेज टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन। ये जो वेव फंक्शन है, ये कौन सा वेव फंक्शन है? सरल आवर्ती दोलित्र के लिए जो मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट के लिए जो तरंग फलन होता है उसका ये फॉर्म होता है और इसे आपको याद रखना है। यहां अल्फा जो है, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच बार होता है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये आपके सीबीएच की बुक है जिसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ले रहे हैं। जो क्वेश्चन है, किसी सरल आवर्त दोलित्र के चिरसम्मत सीमाओं के अंदर पाए जाने की प्रायिकता के मान की गणना कीजिए जब दोलित्र मूल अवस्था में है। जब दोलित्र मूल अवस्था में है, यहां इस प्रश्न को बदला जा सकता है। यहां जैसे मूल अवस्था में लिखा है तो अलग अलग अवस्थाओं में चूंकि तरंग फलन का मान परिवर्तित हो जाता है, उसके अनुरूप क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्योंकि आपके वेव फंक्शन जो है उसकी फॉर्म जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो आपका इंटीग्रेशन जो है उतना ही कॉम्प्लिकेट होता जाता है। तो नॉर्मली आपके यूजी लेवल में मूल अवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको अधिक पूछा जाता है। फिर भी संभावनाएं जो है वो बनी रहती हैं दूसरे क्वेश्चन की भी, अगर उसको हार्ड क्वेश्चन के रूप में दिया जाए। अब अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। किसी सरल आवर्त दोलित्र के, आपके प्रश्न जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड है, चिरसम्मत सीमा, आपकी जो चिरसम्मत सीमाएं हैं -a से लेकर +a तक, चिरसम्मत सीमाएं अर्थात जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बाउंड्रीज क्या होगी, -a से लेकर +a तक के अंदर पाए जाने की प्रायिकता के मान की गणना कीजिए। आपको प्रायिकता के मान की गणना करनी है और प्रायिकता का मान हमें पता है कि जो प्रायिकता के लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रल, चूंकि मूल अवस्था है psi0 x होल स्क्वायर dx, और आपकी बाउंड्रीज क्या होगी, -a से लेके +a के बीच। बाउंड्रीज होगी आपके -a से लेके +a के बीच बाउंड्रीज। तो
तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने बताया क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स जो हैं इजी है यदि आपको इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं। अब पहला जो कंसेप्ट यहाँ पर आप काम में लेंगे कि जैसे दोलित्र का आयाम ए है, इसकी कुल ऊर्जा कितनी है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये जो आपके मूल अवस्था की ऊर्जा है हाफ एच क्रॉस ओमेगा, इसके बराबर होना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा। यहां से आप निकाल सकते हैं कि ए का मान कितना है। ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा रेस टू हाफ इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। ये पार्ट आपके पास में आ जाता है ए का मान। अब आप यहां पर ये जो इंटीग्रेशन आप लेके चले थे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। बाउंड्रीज आपको दी हुई है, यहाँ फंक्शन बदल सकते हैं। जैसे आपके पास में फंक्शन 0 है ग्राउंड स्टेट के लिए है, psi1 psi2 अलग अलग फंक्शंस, और सरल आवर्ती दोलित्र के बजाय कोई भी अगर आपके पास में कोई दूसरी प्रॉब्लम है उसका वेव फंक्शन दिया हो सकता है, या अज्यूम करके दिया हो सकता है कि यदि वेव फंक्शन ये है तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन को बदला जा सकता है। तो यहाँ पर p इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई इंटीग्रल माइनस a टू प्लस a, चूंकि ये e रेज़ टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है तो सिंपली स्क्वायर में क्या रह जाएगा e रेज़ टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। आपके पास में ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसको यदि अपन देखेंगे एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करना आपको आता है, एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करना आपको आता है, तो उसे यदि आप एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने से आपके पास में जो टर्म है, हमारे पास में जो इंटीग्रेशन में जो टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, p इक्वल टू अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई, और ये आपके पास टर्म आ गई माइनस ए टू प्लस ए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा 4 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस अल्फा 6 एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 dx। ये इस प्रकार से आपके पास में इंटीग्रेशन आता है। जब आप इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं x के सापेक्ष, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको पता है x रेज़ टू m को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। उसके पश्चात एक टर्म आ जाएगा x माइनस अल्फा स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 प्लस अल्फा 4 x रेज़ टू 5 अपॉन 10 माइनस अल्फा रेज़ टू 6 x रेज़ टू 7 अपॉन 42 माइनस a2 प्लस माइनस a2 प्लस है जब अपन पुट करते हैं, चूंकि a बराबर 1 अपॉन अल्फा है, तब आपके पास में ये पार्ट आ जाता है इज इक्वल टू जो आपके पास में a जो है वो 1 अपॉन अल्फा है, ये पुट करते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये सिंपली टर्म जो है 2 अपॉन अंडर रूट पाई 1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 42। ये जो पार्ट आता है p का मान जो आता है यहाँ 0.84, और इसको आप परसेंटेज में लिखें तो 84%, अर्थात चिर सम्मत सीमाओं के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, 84%। दूसरा क्वेश्चन, चिर सम्मत सीमाओं के बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 60%।
क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होगी। तो ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये अंदर पूछा है तो 84% है, और बाहर अगर पूछते हैं तो 16% ये आंसर आएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड अपन कर रहे हैं। ये ऊपर फंक्शन को मैं रहने देता हूं। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं या आपके पूछे गए हैं वो मूल अवस्था से रिलेटेड है, जिससे अभी आपको इसे दोबारा नहीं लिखना हो, इसे आपको याद जरूर करना है। साइज 0 x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई होल 1/4 e रेज़ टू अल्फा स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 e रेज़ टू माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2। अगला एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये वाला। तो एक स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक दिया हुआ है। जैसे आपके स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर दिया हुआ है 10 न्यूटन पर मीटर। ये जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं सीबीएच की बुक से है। ये वाला क्वेश्चन नंबर आपके 4 हो गया, और ये पेज नंबर बदल सकता है, आपकी बुक जो भी है उसके आसपास होगा, उसके आसपास होगा। अगर कहीं एडिशन में परिवर्तन भी आता है, के का मान आपके 10 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है से 1 ग्राम का कण लगता है। जो पार्टिकल आपने कण काम में लिया है उसका द्रव्यमान कितना है 1 ग्राम। तो सबसे पहले जैसे आप लोग क्या करते हैं, जो यूनिट्स को आप बदल लीजिए एसआई सिस्टम में, जिससे आपसे गलती नहीं हो। तो ये 0.001 किलोग्राम। जब इसे दोलन कराया जाता है तो इस निकाय की शून्य बिंदु ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक दिया हुआ है, उससे एक कण लटकाया हुआ है। जैसे इसको अगर आप फिगर से समझे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक स्प्रिंग है, इसका बल नियतांक तो के बराबर आपके 10 न्यूटन पर मीटर हो गया, और ये जो कण लटकाया है इसका द्रव्यमान आपके स्प्रिंग से इसको लटकाया। इस निकाय की शून्य बिंदु ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। 0 पॉइंट एनर्जी इस सिस्टम की निकालनी है। तो वेरी सिंपल जो आपके आंसर्स होते हैं, नॉर्मली डायरेक्ट फॉर्मूलों में आपको रिप्लेसमेंट करना है। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला आपके हैं 0 पॉइंट एनर्जी का E0 इक्वल टू हाफ h क्रॉस ओमेगा, जो आप लोग काफी बार पढ़ चुके हैं, याद भी रखते हैं, जहां ओमेगा जो है वो √k/m होगा, और इसे अगर आप रिप्लेस करते हैं तो ये 100 पर सेकेंड आ जाता है। और E0 का अगर आप मान निकालें, सिंपली आप इनको रिप्लेस करके वैल्यूज को रखकर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 5.25 into 10⁻33। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी बदल सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज को बदल के इसको बदला जा सकता है। थोड़ा अगर इसे हार्ड करें तो कुछ स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी डाले जा सकते हैं, पर चूंकि अपने यूजी क्लासेस में ये नहीं है। यूजी में अपना मुख्य उद्देश्य हार्मोनिक ऑसिलेटर और क्वांटम से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, तो 0 पॉइंट एनर्जी इसमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल 5 आपके है, ये न्यूमेरिकल जो है आपके, इसमें पूछा हुआ है एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के मूल अवस्था में, अर्थात क्वेश्चन उसी मूल अवस्था से रिलेटेड है। आपका जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी मूल अवस्था से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो आपके जो न्यूमेरिकल में आपके फॉर्मूला जो काम आएगा, फंक्शन जो है वो यही काम आएगा। इसमें अल्फा को रिप्लेस किया हुआ, अभी आप ये देखते हैं इसको। एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के मूल अवस्था में x तथा x² के प्रत्याशा मान ज्ञात कीजिए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू के न्यूमेरिकल्स हमने पहले काफी किए हैं।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी, वेव फंक्शन ही बदला, वेव फंक्शन की जगह कोई भी फंक्शन आप उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि मूल अवस्था में जो ये फॉर्म इन्होंने ली है इक्वल टू ओमेगा एम अपॉन पाई एच बार रेज टू 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एच क्रॉस। ये आपके अल्फा की जगह अगर अपन इसको ओमेगा के टर्म्स में ले लेते हैं तो ये वेव फंक्शन आता है। इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो अल्फा किसके बराबर है, वो अपन ने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था कि अल्फा जो है वो √m ओमेगा अपॉन h बार के बराबर होता है। अब यहां से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की परिभाषा क्या होती है, अर्थात फॉर्मूला हमें यूज लेना है। तो हमें पता है कि दो टर्म्स आती हैं, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर, परंतु नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए आपके डिनोमिनेटर 1 हो जाता है। तो आपके नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं उसमें फॉर्मूले में एक ही टर्म ली हुई है, परंतु ये मान के चलिए, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि आप गलती नहीं करें कि अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो दोनों टर्म्स आती हैं, जो डिनोमिनेटर है वो 1 नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x जो है साइन 0x x dx बराबर क्या वैल्यू आएगी, इससे हमें कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास में नॉर्मलाइज्ड नहीं होता तो डिनोमिनेटर में क्या आता है आपके साइन 0x dx। चूंकि आपके पास में ये 1 हो चुका है, नीचे का पार्ट नॉर्मलाइजेशन के केस में क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए ये पार्ट 1 होता है। तो अधिकतर न्यूमेरिकल में आपकी एक ही टर्म दी हुई है, परंतु आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये दो टर्म से मिलकर बना है। तो एग्जाम में आप गलती नहीं करें, अगर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है तो दोनों टर्म्स को आपको कंसीडर करना है। जब हम इसे पुट करते हैं, आप जो वैल्यू है यहाँ रखिए, तो ये आपके पास में आ जाता है ओमेगा m अपॉन पाई h बार रेज टू हाफ इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा m x स्क्वायर अपॉन h बार dx। यहाँ ये जो इंटीग्रेशन है विषम फलन का सममित सीमाओं के बीच समाकलन है। ये विषम फलन है और सममित सीमाओं के बीच में ये आपके समाकलन है, इसका मान 0 होता है। जो आपने सेमी इंटीग्रल फॉर्म जिसमें समानांतर सूत्र जो आपने याद किए थे इंटीग्रेशन में, इसको आप याद रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपने थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले याद किए थे। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं जो x⁻n और एक्सपोनेंशियल रेज टू से रिलेटेड हैं, ये कुछ फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं, या तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, या जैसे आप लोग इंटीग्रेशन में याद करते हैं, इसे याद रखें तो आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली x² के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x² sin 0x² dx is equal to omega m upon pi h bar raised to half
सिंपली आपको वैल्यू रखनी है, वे फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद इस बार इंटीग्रेशन बदल जाएगा। इस बार इंटीग्रेशन में x की जगह x स्क्वायर आ गया, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी, ओमेगा m x स्क्वायर अपॉन h बार dx। इसे जब कैलकुलेट करते हैं तो जैसे मैंने बताया था एक इंटीग्रेशन आपके यहाँ पे भी दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x स्क्वायर e रेज़ टू माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर dx इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन ट्वाइस अल्फा अपॉन ट्वाइस अल्फा। इस वैल्यू को जब अपन काम में लेते हैं तो x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपकी आ जाती है h बार अपॉन ट्वाइस ओमेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो क्वेश्चन है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट होंगे। सिंपली जो फॉर्मूले हैं या जो फंडामेंटल्स है वो तो आपको ध्यान रहते हैं। बेसिकली जो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं या इंटीग्रेशन जो करना है, जो मुख्य रूप से जिस प्रकार से करते हैं या जो आपके काम आते हैं उसको आप जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार के जो x रेज़ टू और एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर्स हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को फंक्शंस को इसी तरह के फंक्शंस को ज्यादा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को इसको समझने की कोशिश की, तो आप न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करते रहें। धन्यवाद। यूजी क्लास की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।